नहीं, देखिए, जब मैंने मनीष कश्यप की तरफ से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका लगा दी और उसके बाद तमिलनाडु में मनीष कश्यप का पुलिस रिमांड जो लेके गए, पटना से लेके गए थे वहाँ, उसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई, जांच पूरी हो गई और बीच में ही उन्होंने वापस करने के लिए, मदर कोर्ट पटना है तो रिमांड यहाँ से ट्रांजिट रिमांड लिया था तो उसको वापस भेजने के लिए भेज दिया, आदेश कर दिया। जब ये आदेश हो गया उसके बाद आनन फानन में तमिलनाडु पुलिस जाती है कोर्ट, रात के 9 बजे कोर्ट खुलवाती है, रात के 9 बजे कोर्ट खुलवा के एप्लीकेशन देती है और उसको सुबह सुनवाई के लिए रखा जाता है और मनीष कश्यप को बिहार भेजने से रोक लिया जाता है। एक साजिश। और वहाँ फिर अगले दिन रासुका लगाई जाती है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, NSA लगाया जाता है। NSA आतंकवादी हो लगाइए, आप मना नहीं कर रहा कि आप NSA मत लगाइए। NSA उस पर लगाइए जो आपने पकड़ा हो, जो नेपाल बॉर्डर पे पकड़ा हो, जो भाग गया हो, जो विदेशों में चला गया हो, या फिर सलवार सूट पहन के भाग रहा हो, या फिर दाढ़ी बनवा ली हो, या फिर बाल कटवा लिए हों, या फिर पगड़ी बांध ली हो, या फिर हुलिया बदल लिया हो, या अपने को ऐसी जगह छुपा बैठा हो। मनीष कश्यप तो थाने में सरेंडर हुआ जाके। इसका मतलब वो कानून में विश्वास रखता है, कानून में भरोसा रखता है, कानून पर यकीन करता है। और जो बच्चा कानून पर यकीन करता है, विश्वास करता है, आप उसे इस तरह का आतंकवादी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत। दूसरी बात, उसके पिता देश के सैनिक हैं, देश की सीमा पर काम करने वाले सैनिक। क्या एक सैनिक, देश के भारत माता, जो देश के सैनिक का बेटा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए घातक हो जाएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो जाएगा, ऐसा संभव है? ऐसा तो संभव नहीं है, ये तो असंभव काम हो रहा है। हाँ, राजनीति से प्रेरित मनीष कश्यप को राजनीति, पॉलिटिकल एंटी रिवेंजफुल मोटिव से फंसाया गया, उसके साथ इस तरह से कार्य किया गया। हाँ, उसकी गलती मानता हूं मैं। उसकी गलती एक है कि उसने ये कह दिया था कि मैं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा। सिंह साहब, सरकार गिराने को लेकर के अगर कोई पत्रकार कह दे कि मैं 180 दिनों के अंदर सरकार गिरा दूंगा, इसको कैसे देखते हैं? एक पत्रकार और का पॉलिटिकल इन्वॉल्वेंस दोनों एक साथ। बिल्कुल गलत, बिल्कुल। कभी पत्रकार को राजनीति में नहीं आना चाहिए। पत्रकार को निष्पक्ष, निडर, निर्भीक और राजनीति से दूर पत्रकारिता करनी चाहिए। ये उसकी गलती है, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन ककड़ी के चोर को कटारी से तो नहीं काटना चाहिए। ये उसने भावावेश में कह दिया, या ये भी कह दीजिए कई बार अपने अधिक प्रेम में, क्योंकि वो भी तेजस्वी यादव को प्यार करता है, अपने उप मुख्यमंत्री को प्यार करता है, सन ऑफ बिहार है, बिहार का रहने वाला है, उसे दर्द था प्रवासी मजदूरों का, उसे दर्द था पूर्वांचल के लोगों का, उसे दर्द था बिहार के लोगों का, उसे दर्द था हिंदी भाषा के साथ अपमान होने का, उसे दर्द था हिंदी भाषी लोगों के साथ क्यों ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है, उसे दर्द था कि तमिलनाडु में हिंदी भाषी लोगों के साथ और प्रवासी मजदूरों के साथ क्यों इतना गलत व्यवहार हो रहा है, क्यों उनके साथ बर्बरता हो रही, क्यों उनकी मारपीट हो रही, क्यों उनके साथ हो रहा है। उसे दर्द था। और जब दर्द होता है, जब पीड़ा होती है, तो व्यक्ति के मुंह से ऐसा निकल गया होगा। ऐसा भाव तो उसका नहीं था, ऐसा विचार तो उसका नहीं था। आपने देखा, आपको मैं बताता हूं जिस ट्वीट पर सारा बवाल हुआ, मैं इस फाइल में दिखाता हूं आपको। ट्वीट पर जो बवाल हुआ, ये हुआ है, ये ट्वीट था। आप दर्शकों को भी दिखाइए। चाहेंगे वह दिखाइए। हाँ, ये ट्वीट है। ट्वीट में लिखा हुआ है, इसमें लिखा है तेजस्वी सना बिहार, तेजस्वी यादव जी चश्मा हटा के इस फोटो को देखिए, मजदूरों के चेहरे पर घाव, और जिस मीडिया ने रिकॉर्डिंग किया उसका मोबाइल नंबर भी है। इसने मोबाइल नंबर भी दे दिया। एक बार बात करके तो देखिए, क्या पता आप झूठ बोल रहे हैं और मजदूर सच में तमिलनाडु में परेशान है। एक सवाल, और आप इन लोगों को जो मार पड़ी है तमिलनाडु में, वो सच है कि झूठ? मतलब सच है कि झूठ, इनकी जानकारी तो आपका प्रशासन ही देगा। लेकिन बिहारी मजदूर बिहार से बाहर जाकर मार खाते हैं, भगाए जाते हैं, इसके लिए दोषी आप लोग हैं। अब सवाल किससे उठाए जाएंगे? सवाल मुख्यमंत्री हैं, अगर आप माननीय राबड़ी देवी जी के बेटे हैं, अगर आप
पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव जी और पूर्व रेल मंत्री रहे लालू यादव जी के पुत्र हैं और उप मुख्यमंत्री हैं, अगर बिहार की जनता आपसे प्यार करती है, अगर आपको युवा तुर्क कहा जाता है, अगर आप बिहार के बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए अपने चुनावी मैनिफेस्टो में बोलते हैं, अगर आप बिहार की जनता की बात करते हैं, अगर आप छठ पर्व की बात करते हैं, अगर आप छठ पर्व को पूरी दुनिया में मनाए जाने की वकालत और बात करते हैं, तो सवाल भी तो आपसे ही पूछे जाएंगे, सवाल तो आपसे ही पूछे जाएंगे। और ये सवाल केवल मनीष कश्यप ने नहीं उठाए, ये सवाल और आपको दिखा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये देखिए, ये है बर्बर तमिल, बर्बर वर्ड है बर्बर। तमिलनाडु में हिंदी भाषी मजदूरों पर कातिलाना हमले, त्रिपुर से शुरू हुई हिंसा चेन्नई तक पहुंची, 2 लोगों के मरने की आशंका, स्थानीय लोग चाकू कुल्हाड़ी से कर रहे हैं ताबड़तोड़ वार। ये मनीष कश्यप नहीं कह रहा है, ये कोई चैनल नहीं कह रहा है, ये अखबार हिंदुस्तान रिनाउंड न्यूज़पेपर कह रहा है। त्रिपुर से शुरू हुई हिंसा चेन्नई तक पहुंची, 2 लोगों के मरने की आशंका। बर्बर तमिलनाडु में हिंदी भाषी मजदूरों पर कातिलाना हमला मजदूरों पर। वहीं पर दूसरी खबर है, बिहार जैसे गरीब राज्य पर ध्यान दे केंद्र सरकार, नीतीश कुमार कह रहे हैं ट्रेनों में जगह नहीं। ये क्या है मानवता? डर से घरों में बंद है हिंदी भाषी। बिहारी मजदूरों का दर्द, प्रभावित इलाकों में कारखाना जाना छोड़ा, आर्थिक संकट भी मंडराने लगा। तमिलनाडु प्रशासन मूक दर्शक, हिंदुस्तान कह रहा है, अपना बिहार कह रहा है, दैनिक भास्कर कह रहा है, दैनिक भास्कर कह रहा है, या और न्यूज चैनल कह रहे हैं, जी न्यूज कह रहा है, प्रभात खबर कह रहा है, ये सारे अखबार कह रहे हैं। और केवल वही नहीं, ये तमिलनाडु में बिहार के मजदूर निशाने पर, स्टेशनों पर घर लौटने वालों की लगी लंबी कतार, बताई अपनी पीड़ा, प्रभात खबर कह रहा है। त्रिपुरा में फंसा है परिवार, जान से डर रहे हैं। बिहारी मजदूरों को तमिलनाडु प्रशासन द्वारा पीटा जा रहा है, केंद्रीय सरकार एवं बिहार सरकार करे पहल। डॉक्टर साहनी, अनिल कुमार साहनी, ये चल रहे हैं, ये अखबार कह रहे हैं। अमर उजाला कह रहा है, दैनिक जागरण कह रहा है, ये अमर उजाला कह रहा है, तमिलनाडु में मजदूरी कर रहे सिकंदरा के युवक का फंदे से लटका मिला शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। ये अमर उजाला कह रहा है। क्या अमर उजाला झूठ बोलता है? क्या दैनिक भास्कर पत्र अखबार नहीं है? क्या जी न्यूज़ चैनल रिनाउंड न्यूज़पेपर नहीं है? क्या पप्पू यादव ने जो लिखा कि तमिलनाडु में उत्तर भारतीय बिहारी हिंदी भाषियों पर सुनियोजित तरीके से हमले हो रहे हैं, उनका संगठित तरीके से बहिष्कार किया जा रहा है, ये हिंसा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, माननीय सीएम नीतीश कुमार हस्तक्षेप कर बिहारी समाज की सुरक्षा सुनिश्चित करें। साहब ऐसा कैसे? यही पप्पू यादव कह रहे हैं कि मनीष कश्यप के खिलाफ कार्रवाई सही हो रही है, उन्होंने 2 राज्यों को लड़ाने के लिए काम किया था। नहीं, ये उनका ट्वीट क्या है? ये उनके ट्वीट में क्या है? 2 राज्यों को मिलाने की बात है। हाँ, राज्यों के मिलाने या तोड़ने की बात ही नहीं है, बात सिर्फ ये है, ये क्या है? नीतीश कुमार एक्सप्रेस कंसर्न ओवर अटैक्स ऑन बिहार लेबर्स इन तमिलनाडु, द इकोनॉमिक टाइम्स नाउ। ये क्या बोलता है? नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार on Thursday expressed concern over the alleged attack on laborers hailing from the state in far of Tamil Nadu. I have learnt from newspaper that laborers from Bihar who are employed in Tamil Nadu are being attacked. I have asked the Chief Secretary and the Director General of Police of Bihar to speak to officials in Tamil Nadu and ensure safety and security of Bihari workers there. Kumar tweeted. चीफ मिनिस्टर का काम था, उन्होंने किया, उस चीज को निभाया। ये चीजें, और उस पर सबने लिखा, सबने बोला, सबने कहा, सबने सुना, लेकिन एफआईआर किस पर दर्ज हुई? एफआईआर सिर्फ मनीष कश्यप पे बिहार में दर्ज हुई, सीरियल से। देखिए प्लान के साथ, बिहार 3/23 एफआईआर, 5-3 तो दर्ज, ठीक है, 3/23। उसके बाद कोई दूसरी एफआईआर नहीं, 4/23, 10 तारीख, 5 से 10 तक और कोई एफआईआर नहीं, सिर्फ मनीष कश्यप। 4 एफआईआर नंबर 5/23, 10 के बाद 12 मार्च तक कोई एफआईआर नहीं, 5/23 मनीष कश्यप। ये तमिलनाडु में मदुरई में हुई, 10/3 को त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट साइबर क्राइम ने की, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने की। ये सारी एफआईआर
लगातार दर्ज हो रही हैं, सीरियल से हो रही हैं। एक घटना, एक ट्विटर, एक व्यक्ति करने वाला, एक व्यक्ति प्रवासी मजदूरों की लड़ाई लड़ने वाला, एक उनके हितों की बात करने वाला, एफआईआर रजिस्टर्ड उसी के खिलाफ हो रही, और व्यक्ति कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं, उनके लिए नहीं रजिस्टर्ड हो रही। इससे लगता है उसने जो गलती की कि हम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, बस उसका ककड़ी का चोर कटारी से काटा जा रहा है। क्या लगता है सिंह साहब, रात को कोर्ट खुलवा देना, इसको कितना हद तक सही मानते? बाकायदा कई मामलों में कोर्ट को खुलवाया जाता है। कोर्ट खुल गई मनीष कश्यप के लिए, और कहीं ना कहीं एनएसए की जो बात है अब वो निकल करके आ गई है, इसको कैसे देखते हैं? कोर्ट खुलना रात में कितना सही मानते हैं? देखिए, हमने भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कोर्ट खुली, कई बार मामलों में खुली। दिल्ली दंगे जब हो रहे थे तो मेरे पास इतने फ़ोन आ रहे थे, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट खुली दिल्ली की। जब किसान आंदोलन में किसानों का वकील था, किसानों की तरफ से केस लड़ रहा था, उस समय टिकैत जी का आंदोलन हटाया जाने वाला था रात में, उस समय भी उन्होंने बात की, तो हमने सुप्रीम कोर्ट में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को खुलवाने के लिए प्रोसेस शुरू किया। फिर उनकी पुलिस हट गई, उनको हटा लिया गया पुलिस को, और वो आंदोलन चलता रहा। देखिए, कानून बनाना, व्यवस्था रखना राज्य का काम है, बहुत महत्वपूर्ण काम है, रखना चाहिए। लेकिन आपने उत्तर प्रदेश में देखा था, हाथरस प्रकरण हुआ, उसे जातिगत रंग दिया गया। मैं ये नहीं कहता कि उसमें क्षत्रिय समाज के चारों लड़कों को बना दिया गया मुलजिम, मैं जाति की बात यहाँ नहीं कर रहा, लेकिन सच्चाई ये थी, दुरुपयोग किया जा रहा था SC/ST एक्ट का, दुरुपयोग। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, जब वहाँ हाथरस पहुँचा अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के मानवेंद्र सिंह जी के साथ और जो अध्यक्ष थे उन सबके साथ, संगठनों के द्वारा जब वहाँ पहुँचा, जो संगठन थे उनकी तरफ से पहुँचा, कई संगठनों ने हमें किया और लेके मैं गया। जब वहाँ ये बात आई, तब भी मैं कह रहा था कि ये मर्डर नहीं है, रेप नहीं है, गैंग रेप नहीं है। और वो पूरी लड़ाई के बाद देखो रिजल्ट आता है, जब केस पर फैसला आता है, अलीगढ़ कोर्ट करती है, तो फैसले में साफ साबित हो जाता है कि तीनों आरोपी बरी, बाइज्जत बरी, एक को केवल झगड़े में सजा दी गई और तीनों मुलजिमों को बरिज्जत बरी कर दिया गया। झूठा साबित हुआ। जबकि राहुल गांधी ने जो उस पर राजनीति की, योगी जी से भी इस्तीफा मांगा गया, बहुत पूरा तूफान आ गया था। लेकिन माफ़ कीजिए, आप लोग उस तरह के, आपका भी चैनल उत्तर भारत और सब जगह बहुत देखा जाता है, आप ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करते हैं और आप लोगों को सच्ची खबर, असली खबर, सच की तह तक जाके उसको दिखाने का प्रयास करते हैं। लगातार आप टाइम ले रहे थे, अब टाइम मिला तो आप कर रहे हैं इंटरव्यू, अच्छी बात है, होना चाहिए, सच्चाई तक जाना चाहिए। लेकिन विषय ये है यहाँ पर महत्वपूर्ण, सरकारें केस बना देती हैं, CBI जांच हुई, सब कुछ हुआ, हाथरस केस में फिर बरी हुए ना। जो मैं कह रहा था कि लड़के और लड़की की दोस्ती थी, कॉल डिटेल थी दोनों के एक दूसरे से, वही सिद्ध हुई और बरी हुए। आपने जो मैं वो केस बता रहा हूँ जो मैंने लड़े, हाथरस प्रकरण लड़ा, जीता। किसान आंदोलन किसानों की तरफ से लड़ा, सुप्रीम कोर्ट में लड़ा और जीता। 3 दिन तक लगातार बहस हुई, किसान संगठनों की तरफ से था, मैं सुप्रीम कोर्ट में स्टे भी दिया, जबकि लोग सभी कह रहे थे कि राष्ट्रपति जी इस कानून को पास कर चुके हैं, हस्ताक्षर कर चुके हैं, लोकसभा राज्यसभा पास कर चुके हैं, अब ये बिल वापस नहीं होंगे, अब इन पर रोक नहीं लगेगी। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि कानूनों पर रोक लगी, स्टे हुआ, और फिर उसके बाद माननीय मोदी जी ने भी अपनी दरिया दिली दिखाई और उन बिल को वापस ले लिया, किसानों के हित में ऐसा किया। संत रामपाल दास जी का केस मैंने लड़ा, आपने देखा 950 लोगों पर देशद्रोह लगा दिया गया, नेपाल के लोगों पर देशद्रोह लगा दिया गया, जो नेपाली नागरिक, बच्चों पर देशद्रोह लगा दिया गया। लेकिन लड़ा, बेल हुई, बाहर हुए, सब निकले। इसमें सरकार लगा देती हैं, पुलिस प्रशासन का काम है अपना काम करना, लगा देती हैं, लेकिन सफल नहीं होते हैं। और वो हमें भी देखा है। एक सवाल ये अब लगातार उठ रहा है कि आखिरकार अब मनीष कश्यप का क्या होगा? कल फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, आपने याचिका लगा दी है, तो ऐसे में क्या लग रहा है, कब तक रिहाई होने की संभावना है? काफ़ी उनके जो चाहने वाले हैं वो जानना चाह रहे हैं, जो कुछ लोग ये सवाल लगातार कर रहे हैं, आखिरकार होगा अब क्या मनीष कश्यप का? क्या 1 साल तक सीधे तौर पर अंदर ही रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा, न्याय मिलेगा। एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, हमारा न्याय का जो परिकल्पना है वो होगी साबित। हमारा देश का संविधान, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष रहे हैं,
क्योंकि हमारा संविधान कोरी किताब नहीं है, ज्वलंत है, जीवंत है, 150 करोड़ लोगों के साथ मिल के चलता है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय उस पर पूरी तरह से मूक दर्शक की तरह नहीं रहती है। सुप्रीम कोर्ट बोलती है, सजग है, जागरूक है और हमारी उसमें याचिका लगी हुई है। हाँ, अभी उसमें आगे नोटिस होगा, उसमें आगे प्रोसीडिंग होगी, कार्रवाई होगी, समय लगेगा, लेकिन इंतजार का समय दिया। हाँ, नहीं, वो कोई लास्ट नहीं है, उसमें आगे प्रोसेस होगा, प्रोसेस कंप्लीट होगा, उसमें उसके बाद सफलता मिलेगी। लेकिन एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबको मिलना चाहिए, मिलते हुए होना दिखना चाहिए और न्याय की परिपक्वता होनी चाहिए। हमारे देश का एक आम नागरिक, आपने देखा है कभी छोटा व्यक्ति जब आपस में लड़ता है, बहुत छोटी बात के लिए लड़ता है, तो वो क्या कहता है? आई विल सी यू इन कोर्ट, मैं तुम्हें कोर्ट में देखूंगा, मैं तुम्हें अदालत में देखूंगा। इसका मतलब क्या हुआ? उसका भरोसा है, उसका एक विश्वास है, उसकी विश्वास प्रियता है, उसकी अदालत के प्रति विश्वास है, न्याय के प्रति विश्वास है। तो वो न्याय के प्रति विश्वास ही उसको वहाँ तक पहुँचाता है और न्याय की भावना ही उस तक पहुँचाती है और न्याय प्रियता की भावना ही आगे जाकर न्यायालय में पहुँचती है और न्याय की परिकल्पना पर खरी उतरती है। जब एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल का फार्मूला हमारे देश में चल रहा है तो साफ कहा गया है कि 99 दोषी चाहे छूट जाएं, 99 दोषी चाहे छूट जाएं, लेकिन किसी एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। उड़ीसा का मैंने पुरी का केस, भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का केस लड़ा। कोरोना काल में अनुमति नहीं मिल रही थी, बहुत से मंदिरों को नहीं मिल रही थी, लेकिन उड़ीसा और लोगों की इच्छा थी कि भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की थोड़ी दूर तक की यात्रा हो, लेकिन हो, मतलब निकले, रथ पर निकले भगवान जगन्नाथ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले डिसमिस की SLP, फिर रिव्यू लगाई गई, फिर अनुमति दी, फिर सारा हुआ, उस पर भी लोगों ने FIR की, दर्ज किया, बहुत हुआ, लेकिन उसमें भी सब केस इकट्ठे हुए, सब एक जगह ट्रायल हुआ, सब जगह चले, सब चीज़ें परिस्थितियाँ हैं, लेकिन चीज़ें अच्छी होंगी। हमें तमिलनाडु सरकार हमारी कोई विरोधी नहीं है। तमिलनाडु के स्टालिन जी से भी अपने अच्छे संबंध हैं, तेजस्वी यादव से भी अच्छे संबंध हैं, नीतीश कुमार जी भी आंदोलन से निकले हुए नेता हैं। लालू यादव, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया के आंदोलन से निकले हुए नेता के पुत्र तेजस्वी यादव हैं। लालू यादव की तो बेटी का जन्म ही, मीसा का क्या है, मीसा का जन्म ही तब हुआ था जब लालू यादव मेंटेनेंस इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट में जेल में बंद थे। तब उन्हें खबर मिली कि आपके बेटी का जन्म हुआ है, उन्होंने कहा इसका नाम मीसा रख दो। वही तो मीसा है, और मीसा कहीं बाहर का नाम थोड़ी है। तो ऐसे परिवारों से आए हुए हैं। तमिलनाडु की बात करें आप, तमिलनाडु में वीरप्पन हमारा क्लाइंट रहा है। वीरप्पन की पत्नी, वीरप्पन की बेटी इतना प्यार करती है, इतना सम्मान देती है, इतना आदर देती है। छत्री समाज से, आपको यकीन नहीं होगा, वीरप्पन छत्री समाज से। जब हम अपनी देशव्यापी रथ यात्रा लेकर गए थे वहाँ तमिलनाडु में, पूरा साथ, पूरा सहयोग, हजारों लोगों की रैली में उन्होंने साथ दिया हमारा, और आयोजन किए, बड़े बड़े भव्य आयोजन किए। तमिलनाडु के किसान संगठन हैं, वो भी हमारे हैं, क्लाइंट हैं, और कितने न्यूज़ चैनल वहाँ वाले हैं। चेन्नई में बहुत अच्छा प्यार मिलता है और बहुत अच्छा स्टालिन से संबंध वाले लोग भी हैं, जो निश्चित तौर पर वहाँ के मुख्यमंत्री को भी सही सलाह देंगे, सही राय देंगे, जिससे मनीष कश्यप के साथ न्याय हो सके, अन्याय न हो, बलि का बकरा न बनाया जाए उसे, और ककड़ी का चोर कटारी से न काटा जाए। साहब, एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कई लोग तरह तरह के बातें सोशल मीडिया पर भी करते हैं, #I support मनीष कश्यप भी चलता है, तो उनका विरोध भी होता है। लेकिन ये एक तबका है जो सीधे तौर पर फॉरवर्डों को टारगेट कर रहा है कि मनीष कश्यप का वही लोग समर्थन कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं फॉरवर्ड लॉबी विचारधारा से है, फॉरवर्ड है। ये इसको कैसे देखते हैं? इसको जातिवाद तरीके से जो बांट दिया जा रहा है। कश्यप जाति के बंधन में नहीं बंधा है। मनीष कश्यप जातिवाद, क्षेत्रवाद सबसे दूर है। हाँ, अगर मनीष कश्यप ने हिंदी भाषी लोगों की बात की है तो कोई गुनाह नहीं किया है। माननीय मोदी जी जब गुजरात के थे मुख्यमंत्री, तब वो बेशक गुजराती में बोलते थे। जब उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाया गया, जब वो वाराणसी आए, तो उन्हें किसी ने प्रवासी नहीं कहा कि गुजरात का व्यक्ति यहाँ आया है। तो लोगों ने घर घर मोदी, हर हर मोदी के नारे के साथ उनका स्वागत किया, भव्य स्वागत किया। और देखिए, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए रास्ता साफ है और वो निकलने वाले हैं। तो उनके साथ अगर उन्होंने हिंदी भाषी बात की, अगर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और
देश की महामहिम राष्ट्रपति जी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ हिंदी की बात करते हैं, भाषण हिंदी में देते हैं, तो वो केवल हिंदी भारत में ही नहीं बोलते हैं मोदी जी, लंदन में हिंदी बोलते हैं, अमेरिका में हिंदी बोलते हैं, चीन जापान में हिंदी में भाषण देते हैं। तो हिंदी बोलना अगर गुनाह है, अगर हिंदी भाषा के बारे में बात करना गुनाह है, अगर हिंदी भाषी लोगों के लिए साथ देना गुनाह है, तो मनीष कश्यप ने गुनाह किया है। और इस देश का हिंदी भाषी समाज हिंदी भाषी देख रहा है। भाषा के आधार पर बांटा नहीं जाना चाहिए, लेकिन दुख के साथ करना पड़ रहा है। मोदी जी बहुत संघर्ष कर रहे हैं आज भी देश में, लेकिन जातिवाद भी आज देश में है, क्षेत्रवाद भी देश में है, भाषावाद भी है, संप्रदायवाद भी है, आतंकवाद भी है। क्या ये सच नहीं है कि आज भी आसाम में हिंदी भाषी लोगों के साथ गलत व्यवहार होता है? क्या ये सच नहीं है कि महाराष्ट्र में आज भी हिंदी भाषी लोगों के साथ गलत व्यवहार होता है, गलत तरीका अपनाया जाता है, उनके साथ गलत व्यवहार होता है? ये सच है। और इस सच को दूर करने के लिए ही माननीय मोदी जी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, और उसके लिए सफलता मिलेगी। वही लड़ाई मनीष कश्यप ने लड़ी। उस समय देश में जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां, इन लोगों ने भी लड़ाई लड़ी, देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। न किसी धर्म की बात थी, न जाति की बात थी, न क्षेत्र की बात थी, न संप्रदाय की बात की। लेकिन उन सब लड़ाई को लड़ने के बाद भी उस समय उन्हें देशद्रोही कहा जाता था। लेकिन आज वही 23 मार्च को जब हम शहीदी दिवस मनाते हैं, तो राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह के लिए लोग अर्पण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जैसे कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, आज़ादी की लड़ाई लड़ी। मनीष कश्यप ने वही। सरकार मान रहे हैं, बड़ा तबका तो उसे यूट्यूबर बता दे रहा है। यूट्यूबर भी क्या है, पत्रकारी तो होता है, पत्रकारी तो है। पहले रविश कुमार पत्रकारिता करते थे मेन स्ट्रीम मीडिया में। आज रविश कुमार क्या कर रहे हैं? पत्रकारिता कर रहे हैं। पत्रकारिता अजीत अंजुम जी क्या करते थे न्यूज़ 24 में? हमारे बहुत इंटरव्यू हैं उनके साथ, 11, 12, 13 बहुत इंटरव्यू हैं। आज वो पत्रकारिता करते हैं, पत्रकार हैं। तो इसमें गलत क्या है? पत्रकार तो होना गलत नहीं है, यूट्यूबर होना तो गलत नहीं है, सोशल मीडिया पे पत्रकारिता होना तो गलत नहीं है। पत्रकार तो पत्रकार है। देखिए, आपको एक याद दिलाता हूँ, महात्मा बुद्ध थे, गौतम बुद्ध एक जंगल में जा रहे थे। उस समय एक बहुत बड़ा डाकू था, डाकू अंगुलीमाल। अंगुलीमाल डाकू क्या करता था, जो भी उसे मिल जाता था उसको मार डालता था, काट देता था, उसकी एक उंगली काटता था और अपने में लटका लेता था। उसने बड़ी माला पहन रखी थी, लंबी सी अंगुलियों की कटी हुई, तो उसे कहते थे अंगुलीमाल डाकू। एक दिन जंगल में मिल गया अंगुलीमाल डाकू गौतम बुद्ध को। अब आप महात्मा बुद्ध को भी कहने लगो किस जाति के हैं, लेकिन ऐसे संतों की कोई जाति तो नहीं होती कि वो क्षत्रिय समाज के थे या किसके थे। महात्मा बुद्ध थे, महात्मा तो महात्मा है। तो जब उनसे पूछा, अंगुलीमाल डाकू ने कहा एकदम ठहर जा। अंगुलीमाल डाकू था, बहुत विकट डाकू था, हत्यारा था। उसने जोर से बोला ठहर जा गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध ने कहा मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? एकदम काउंटर में बोला मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? इस बात का असर अंगुलीमाल पर इतना पड़ा जीवन में, इतना पड़ा जीवन में, वो उसकी आखिरी घटना थी और वो एक सामान्य इंसान बन गया और वो महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया। उसने अपनी आपराधिक प्रवृत्ति समाप्त कर दी। तो मनीष कश्यप उस संत की तरह है। उसने कहा है कि कब तक प्रवासी मजदूरों के साथ, कब तक झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, आसाम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन सब लोगों के साथ, इन सब मेहनत कश मजदूरों के साथ कब तक अन्याय होगा? ये वो प्रदेश हैं जिन्होंने सोना, लोहा, अभ्रक, मैग्नीज, खनिज, तांबा, ये सारा कुछ दिया है, ये सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है। मैन पावर दी है देश को, दुनिया को मैन पावर दी है। बिहार के लोगों ने अपने दम पर, अपने डीएनए के दम पर देश को बौद्धिक विकास दिया है। नालंदा यूनिवर्सिटी तब थी दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटी जब कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी भी नहीं थी। उनको आप ऐसे नगण्य नहीं कर सकते, उनको आप ऐसे नहीं कर सकते। जी, एक छोटा सा सवाल है,
मनीष कश्यप को जस्टिस कैसे देगा? मनीष कश्यप को जस्टिस डॉक्यूमेंट्री कार्रवाई है, हमारी फाइल है, सुप्रीम कोर्ट में आप लगाए हैं, और मनीष कश्यप के लिए जहां भी जो भी करना पड़ेगा वो पूरी तरह से करूंगा। मनीष कश्यप एक अच्छा पत्रकार है, छोटा और बड़ा पत्रकार कभी नहीं होता है। आपकी भाषा में हो सकती है छोटी मैगजीन, बड़ी मैगजीन, छोटा अखबार, बड़ी अखबार। लग रहा है कि मनीष कश्यप एक यूट्यूबर हैं और बड़े मीडिया हाउस चैनल ना होने की वजह से ही उनके ऊपर ऐसा मामला दर्ज हुआ है, क्योंकि खबरें तो और भी कई अखबारों में ना आपने देखा, मैंने दिखाया आपके दर्शकों को, हिंदुस्तान, अमर उजाला, अमृत बाजार पत्रिका, दैनिक जागरण, जी न्यूज, सब चैनल ने दिखाई। कोर्ट के सामने किस प्रकार से प्रस्तुत रखा जाएगा उसे, समय समय पर जहाँ जहाँ ज़रूरत है उसको रखा जाएगा, और कोर्ट समझेगी और कोर्ट देखेगी। कोर्ट ज्वलंत है, जीवंत है, इसमें कोई शक नहीं, और उसमें समझेगी, कई देखेगी। सालों में देखा गया कि जब भी कोई पत्रकार, जब भी कोई एक्टिविस्ट सरकार के विरुद्ध में जाकर के कुछ भी अगर बोल देता है तो उसके ऊपर एनएसए या यूएपीए लगा दिया जाता है, तो इस पे आपकी क्या राय है? नहीं, देखिए, यूपीए, एनएसए, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, इन सब चीज़ों का माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी कह चुकी है। अभी जब हाथरस केस चल रहा था, आपको याद होगा, मैं लड़ रहा था, तब भी चेन्नई का एक पत्रकार आया था और उसको मथुरा में गिरफ्तार किया गया था, उस पर भी यही धाराएं लगाई गई थी। लेकिन यहाँ तो नहीं किया गया गलत व्यवहार साउथ के किसी व्यक्ति के साथ, पत्रकार के साथ। यहाँ के पत्रकारों ने तो उसको सम्मान दिया, हम लोगों ने उसको सम्मान दिया और उसे बरी करके यहाँ से भेजा। तो लेकिन लगा दी गई धारा, लेकिन बरी भी हुआ है और निकलेंगे भी। और बात छोटे बड़े पत्रकार की है ही नहीं। अगर आपके जीवन में, जैसे महात्मा बुद्ध के जीवन ने अंगुलीमाल डाकू को बदल दिया, अगर मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय अर्जुन सिंह के प्रयास से उस समय के चंबल के बड़े बड़े डकैतों ने आत्मसमर्पण कर दिया, अगर अमित शाह जी के प्रयास से माननीय गृह मंत्री के रूप में 370 और 35 से धारा हटकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख और लेह, हमारा जम्मू कश्मीर वही हुआ कि एक झंडा, एक विधान, एक संविधान, एक निशान के आधार पर चल रहा है। अगर वही जम्मू कश्मीर जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा था और हमारा बन गया और अपना हो गया, तो लोग तो नहीं समझते थे कि कश्मीर दुनिया में जाता था तो लोग कहते थे इस बात को कि कश्मीर इशू देयर इज नो सॉल्यूशन, उसकी समस्या का कोई समाधान नहीं। कहते थे ना लोग, समस्या का समाधान हुआ, निपटारा हुआ। इसी तरह से प्रभु श्री राम के मंदिर का लोग कहते थे ना, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। मंदिर भी बना, तारीख भी बताई, सब कुछ हुआ। मथुरा काशी का भी जीर्णोद्धार, मनीष कश्यप ट्रिपल तलाक भी हुआ। मैं तो ट्रिपल तलाक में था एडवोकेट। ट्रिपल तलाक भी हुआ, उसमें भी निपटारा हुआ। किसान आंदोलन का भी निपटारा हुआ, किसान बिल भी वापस हुए। हाथरस प्रकरण भी हुआ, रामपाल जी भी बाहर हुए। स्वामी चिन्मयानंद जो उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े पूर्व गृह राज्य मंत्री रहे भारत सरकार में, अटल जी की सरकार में पूर्व गृह राज्य मंत्री रहे स्वामी चिन्मयानंद, उनको भी झूठा फंसाया गया। केवल राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण उनको झूठा फंसाया गया कि वो प्रदेश के महामहिम गवर्नर साहब बनने वाले थे, वो ना बन जाएं, वो मुमुक्षु यूनिवर्सिटी न बना दें शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में, शिक्षा के बड़ा काम न कर दें। आलोचना करने वाले भी होते हैं, लेग पुलिंग करने वाले भी होते हैं, टांग खींचने वाले भी होते हैं। हर समाज में है, हर साथ में है, हर एक के साथ में, परिवार में है, हर एक के साथ में। लेकिन सूरज उगता रहता है, सूरज चलता रहता है, हाथी चलता रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, और एक दिन हाथी अपनी मुकाम पर जहाँ जाना है वहाँ पहुँच जाता है। धूल फेंकने से क्या होता है सूरज पर, खुद धूल अपने ऊपर आएगी। और ये बात सब लोगों को पता है कि मनीष कश्यप पर झूठे आरोप लगाना उनके लिए ही अहितकर है, और वो चीज़ें ख़त्म करें, मुख्य धारा में उसे लाएं और उन चीज़ों को स्वीकार करें, तो मनीष कश्यप बाइज्जत बरी भी होगा और रासुका नेशनल सिक्योरिटी एक्ट भी हटेगा, और वो कहीं से इसको प्रूव नहीं कर पाएंगे, किसी तरह से सिद्ध नहीं कर पाएंगे। इस बात को जो मनीष कश्यप ने बाद में कही है, उससे पहले और लोगों ने पहले कह चुके हैं। आपने देखा पप्पू यादव कह चुके हैं, बिहार विधानसभा के लोग भी कह चुके हैं, बिहार विधानसभा अध्यक्ष भी कह चुके हैं, और सब लोगों को कहने का फर्ज है। देखिए, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जनता, लोकतंत्र है क्या, जनता की सरकार जनता के द्वारा जनता के लिए बनाई गई, यही तो डेमोक्रेसी। वी द डेमोक्रेसी, वी द रिपब्लिक, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। क्या है संविधान में कह रहे हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग कहते हैं ना, तो संविधान से देश चलता है।
अराजकता से नहीं चलता है, दादागिरी से नहीं चलता है, अन्याय से नहीं चलता है। देश चलेगा, मनीष कश्यप बाहर निकलेगा, जेल के ताले टूटेंगे, मनीष कश्यप बाहर आएगा। गलतियां हुई हैं उसी की तो वो सजा भुगत रहा है। ये जेल, आप सोचिए मानवाधिकारों का कितना बड़ा हनन हो रहा है, कितना बड़ा हनन है मानवाधिकारों का। 1 महीना हो गया उस बच्चे को, 1 महीना उस बच्चे को हो गया है लगातार पुलिस कस्टडी रिमांड। बिहार में चलता पुलिस कस्टडी रिमांड, वहाँ चलता रहा रिमांड, वहाँ चलता रहा रिमांड, लगातार पुलिस कस्टडी रिमांड है। वो गलत है और देश के संवैधानिक सिस्टम के हिसाब से भी गलत है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नियमों के अनुरूप भी गलत है। और निश्चित हम लड़ाई जीतेंगे। लड़ाई बड़ी है, लड़ाई लंबी है, लेकिन बिहार और आम जनता, देश की जनता का, देश के प्रवासियों का, पूरी दुनिया के प्रवासियों का हमारे साथ सहयोग है, हमारे साथ साथ है, हमारे साथ इसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं। पूरा सहयोग उनका साथ। देखिए आप, बिहार बंद हुआ बिना किसी मंच के, बिना किसी माला के, बिना किसी माइक के बंद हुआ, बिना किसी प्लेटफार्म के बंद हुआ, बिना किसी राजनीतिक दल के बंद हुआ, बिना किसी सामाजिक संगठन के द्वारा बंद हुआ, बिना किसी काल के बंद हुआ। पूरा बिहार एकदम बंद हुआ। क्यों? लोग चाहते हैं, लोगों का समर्थन है, लोगों का सहयोग है। युवा चाहता है, वृद्ध चाहता है, बुजुर्ग चाहता है, महिलाएं चाहती हैं, बच्चे चाहते हैं, सब चाहते हैं मनीष कश्यप को। मनीष कश्यप के प्रति प्यार है, लोगों का भाव है, भावना है। उस भावना के आधार पर वो लड़ रहा है, लोगों की आवाज़ बन के लड़ रहा है। सबने तो नहीं लिख दिया आपने ट्विटर पर सन ऑफ बिहार। क्या तेजस्वी यादव सन ऑफ बिहार नहीं है? हैं? क्या लालू यादव जी सन ऑफ बिहार नहीं है? क्या राबड़ी देवी डॉटर ऑफ या बहू ऑफ बिहार नहीं है? हैं? नीतीश कुमार बिहार सन ऑफ नहीं है? रविशंकर प्रसाद जी सन ऑफ बिहार नहीं है? कौन नहीं बिहार है? सब कुछ है, लेकिन उसका एक भाव था लिखने का। उसने मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार लिखा तो उसका भाव था, लोग उसे सहयोग कर रहे हैं उसके चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। और सोशल मीडिया तो ज्वलंत है, जागृत है। आपने देखा कोविड-19 कोरोना पेंडेमिक में सोशल मीडिया ने कितना दिखाया। और सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल के आधार पर उन पर उस समय भी केस रजिस्टर्ड होना शुरू किया। आपको याद दिलाऊं मैं, जब कोविड-19 कोरोना पेंडेमिक चल रहा था 2020 में पहले दौर में, तो आप जैसे सभी चैनल वालों ने खबरें दिखाना शुरू की, शासन प्रशासन के खिलाफ खबरें दिखाना शुरू की। क्योंकि दिखाएंगे, खबरें किसके खिलाफ दिखाई जाएंगी? खबर दिखाई जाएगी शासन के खिलाफ, खबर दिखाई जाएगी प्रशासन के खिलाफ। अगर देश में लाशें पड़ी थीं शमशान घाटों में, तो उन लाशों को आपके चैनल ने दिखाए। अगर लाशों की लाइन गंगा में बह रही थी तो दिखाने का काम किया। अगर लाशें शमशान घाट के आगे लाइन लगी थी, अगर अस्पतालों में लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी, अगर अस्पतालों के बाहर लोग पड़े थे, कौन दिखाएगा? वहां का डीएम दिखाएगा, वहां का एसपी दिखाएगा, पत्रकार दिखाएंगे, आप जैसे ज्वलंत लोग दिखाएंगे। जब वो चीज़ दिखाएंगे, शासन प्रशासन को बुरा लगेगा। शासन प्रशासन ने FIR रजिस्टर्ड की, उस समय भी कई पत्रकारों के खिलाफ रजिस्टर्ड हुई, लेकिन हमने वो विषय, मेरे पास बहुत फ़ोन आए, बहुत लोगों ने संपर्क किए, FIR भेजी। हमने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा माननीय तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने मेंशन किया, वहाँ रखा। और देखिए दरिया दिली हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, उन्होंने स्टैंडिंग ऑर्डर पास किया प्रदेश के सभी DGPs को कि इस दौरान पत्रकारों पर जितने केस रजिस्टर्ड हैं सब वापस करिए, सब फाइनल रिपोर्ट लगाइए, सब खत्म करिए, कोई उस पर नहीं चलेगा। क्योंकि उन्होंने पत्रकारिता के माध्यम से समाज को बदलाव लाने का प्रयास किया है, शासन प्रशासन की कमियों को दिखाने का प्रयास किया है। बुराई करना ये गलत नहीं है। निंदक नियरे राखिए, ये कहावत है। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। निंदा करने वाले को आप पास रखिए, तभी आपका सुधार होगा, तभी आपका परिवर्तन होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रथम प्रधानमंत्री कहते थे कि विपक्ष होना ज़रूरी है। मोदी जी कहते हैं हाँ विपक्ष होना बहुत ज़रूरी है। नितिन गडकरी जी कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत माननीय सम्मानीय मंत्री हैं, देश की सड़कों के लिए उन्होंने बहुत काम किए हैं। वो कहते हैं कि कांग्रेस मजबूत होनी चाहिए, कि विपक्ष मजबूत होगा तभी तो हम मजबूत होंगे। हमारी कमियां कौन बताएगा, हमें बुराइयां कौन बताएगा, हमें सुधारेगा कौन, हमें बदलाव कौन लाएगा, हमारे में परिवर्तन कौन लाएगा। तो ये चीज़ निंदक नियरे राखिए, विपक्ष होना चाहिए। आपने मोदी जी की एक नई बात नहीं देखी। मोदी जी अपने भाषण में नया नहीं कुछ कहते हैं, जो उनके बारे में बुराई कही जाती है। कांग्रेस ने कुछ लोगों की भीड़ में कहा
कि मोदी जी की कब्र कब खुदेगी। कहा, मोदी जी को पता चला, मोदी जी ने लाखों की भीड़ में बोलना शुरू कर दिया कि लोग हमारी कब्र खोदने की तैयारी कर रहे हैं, हमारी कब्र खुदेगी, कब पूछा जा रहा है, हमारे साथ देश की जनता है, ये हमें कब्र नहीं 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। तालियां बजी, लोगों ने स्वीकार किया। तो इस तरह से विरोध की बातों को भी अपने पक्ष में कर लेने वाला ही सच्चा राजनेता होता है। अगर आप पीछे मुड़ के देखने लगे, जब आप पद पे पहुंच गए, सत्ता पे पहुंच गए, जब आप मान प्रतिष्ठा पे पहुंच गए, अगर पीछे मुड़ मुड़ कर बदले की भावना से कार्रवाई करेंगे तो आप अच्छे राजनेता नहीं हैं। भविष्य में आपका अच्छा राजनेतृत्व तो नहीं रहेगा। आपको याद दिलाता हूं मैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और नेता प्रतिपक्ष होते थे, अटल बिहारी वाजपेयी बहुत बेबाक बातचीत के लिए प्रसिद्ध थे। राजीव गांधी जी भी कांग्रेस के युवा नेता थे। राजनीति उन्हें विरासत में मिली थी, लेकिन उन्होंने अपने कर्मों से भी कर्मभूमि तैयार की। अटल बिहारी वाजपेयी के घुटनों में बहुत प्रॉब्लम हुई, यहाँ इलाज नहीं हो पा रहा था। राजीव गांधी ने उनसे मिलके और उनके घुटनों का इलाज कराने के लिए अमेरिका भेजा। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी वापस इंडिया आए, हम लोग मिले, हमारे पिताजी के साथ, उनके साथ मिलने गए। उन्होंने बड़ी साफ बेबाक बातचीत में कहा कि अगर राजीव गांधी ना होते तो मेरे घुटनों का इलाज नहीं हो पाता, मैं तो मर जाता। इलाज कराया उन्होंने। अटल जी ने कभी जब पाकिस्तान भारत पे हमला कर रहा था तो कहा था इंदिरा जी के सामने, इंदिरा जी के शासनकाल में, कि इंदिरा जी को साधारण न समझो, वो दुर्गा है, वो दुर्गा का रूप धारण करके विध्वंसकारियों को खत्म कर देगी। ये उनकी बात थी। ऐसा नहीं है। मोदी जी हर विपक्ष, हर विरोध को पूरा सम्मान देते हैं, बात करते हैं उसके बारे में। जवाहरलाल नेहरू जी एक बार लखनऊ पहुंचे, देश के प्रधानमंत्री थे, वहां के मेयर जनसंघ से जुड़े हुए थे व्यक्ति। उस समय उन्हें विरोध करना था, क्योंकि लखनऊ में आए, सम्मान भी करना था, विरोध भी करना था, प्रोटोकॉल के आधार पर सम्मान करना था देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का, वहाँ के मेयर का। जब वो वहाँ पहुँचे, नेहरू जी को लाल गुलाब बहुत पसंद था, लाल गुलाब लगाते थे, लाल गुलाब बहुत पसंद था। उन साहब ने क्या किया, लखनऊ में बहुत सारे काले गुलाब इकट्ठे किए और काले गुलाब से हर जगह, एयरपोर्ट से लेके और उनका स्वागत, हर जगह काले गुलाब, काले गुलाब, काले गुलाब। अब गुलाब भी रखा था, लोगों को एहसास हो रहा गुलाब तो बहुत पसंद है चाचा नेहरू जी को, लेकिन काला गुलाब था। नेहरू जी ने ताड़ लिया मतलब समझ लिया। वो ताड़ना नहीं है जो रामचरितमानस में लोग कहते हैं सकल ताड़ना के अधिकारी, गलत इंटरप्रीट करते। ताड़ लिया मतलब समझ लिया। ताड़ना को लोग कहते हैं मारना पीटना, ऐसा नहीं है। नेहरू जी ने ताड़ लिया। हम भी ताड़ लेते हैं अपने आए हुए एडवोकेट इंटर्न को, जो हमारे साथ वकालत करने आते हैं, सीखते हैं हमारे साथ। तो हमने 250 के करीब वकीलों को ताड़ा, उनमें से कई वकील जज बने, हमने उन्हें जज बनने की प्रति प्रेरित किया। ताड़ा मतलब ऐसा समझा, ऐसा सोचा, ताड़ लिया, तो उनको उस लाइन में डाला, उस तरफ काम करवाया, उनको उस तरफ प्रेरणा दी, उनको उस तरफ डायरेक्शन दिया, गाइडलाइन दी कि आप ये पढ़ो, ऐसा करो, तैयारी करो, इंटरव्यू दो, पास हो गए, वो हुए। जुडिशियल एस्पिरेंट्स यूनियन है, जो कि जजों का ऐसा संगठन जो जज बनते हैं, जो जज बनने के लिए संघर्ष कर लेते हैं, उनका संगठन है जुडिशियल एस्पिरेंट्स यूनियन। तो हम उनमें से ताड़ लेते हैं कि ताड़ लिया कि ऐसे नेहरू जी ने भी ताड़ लिया कि यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने हमारा स्वागत भी किया और विरोध भी किया काला गुलाब देके। वो वापस दिल्ली आ गए। बाद में एक डेलीगेशन जाना था इंडिया से बाहर, कुछ चीज़ें कलेक्ट करने के लिए, कि भारत के लिए चीज़ें कलेक्ट करने, रिसर्च करने के लिए। तो उस लिस्ट में लखनऊ के उन साहब का नाम था। उन्होंने कहा हम तो विरोधी हैं, हम तो विपक्ष के लोग हैं, हमारा नाम कैसे भेज दिया? सत्ता के लोग तो अपने नाम भेजते हैं बाहर जाने के लिए। वो आ गए, दिल्ली तो आ गए, दिल्ली में मिलने का प्रयास किया, नेहरू जी से नहीं मिल पाए, वापस जाने का कार्यक्रम था, विदेश चले गए। 10 दिन बाद वहाँ से वापस आए बाहर घूम के। फिर वो यहाँ रुक गए कि नहीं, अब तो मैं नेहरू जी से मिल के ही जाऊँगा, प्रधानमंत्री जी से मिल के जाऊँगा। नेहरू जी ने टाइम दिया उन्हें मिलने के लिए, मिले। तो नेहरू जी से उन्होंने कहा कि मैंने तो आपका काले गुलाब से स्वागत किया था, मैं तो आपका विरोध कर रहा था, मैं तो आपका विरोधी हूँ, आपने मुझे क्यों विदेश भेज दिया इतनी बड़ी यात्रा पर, सरकारी खर्चे पर?
नेहरू जी ने कहा कि मैं समझ गया था, मैंने ताड़ लिया था कि जो व्यक्ति मेरे लिए काले गुलाब इतने इकट्ठे कर सकता है लखनऊ के आसपास से, क्योंकि उस समय काले गुलाब इकट्ठे करना, आज तो वैरायटी बहुत बढ़ गई हैं, उस समय आज़ादी की शुरुआत में काले गुलाब इकट्ठे करना बड़ा कठिन काम था। कि जो व्यक्ति इस समय हमारे लिए काला गुलाब इतना इकट्ठा कर सकता है, मेहनत कर सकता है, वो विदेश में जाकर भी भारत के लिए बहुत कुछ इकट्ठा कर लाएगा, बहुत चीज़ें इकट्ठी कर लाएगा, बहुत चीज़ें रिसर्च कर लाएगा। तो ले आए आप, मुझे पता है आप में वो क्षमता थी, आप में वो चीज़ें थी, संस्कार थे। तो विरोध वैचारिक होना चाहिए, विरोध वैचारिकता की भाव से होना चाहिए, लेकिन इस तरह से नहीं होना चाहिए कि मनीष कश्यप जैसे विरोध करने वालों पर रासुका लगा दी जाए, गिरफ्तार कर लिया जाए, एक एक महीने पीसी रिमांड लिया जाए, उसके साथ ऐसा गलत किया जाए। ये दुखद है, बहुत दुखद है, ये नहीं होना चाहिए।